डियर स्टूडेंट्स, कल आपको स्पर्मेटोजेनेसिस में कुछ बताए थे, उसका मैकेनिज्म बाकी था। तो आज स्पर्मेटोजेनेसिस का जो मैकेनिज्म है, ये क्रिया होती कैसे है, स्पर्म बनता कैसे है, इस वीडियो में आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, कल आपको हम बताए थे कि स्पर्मेटोजेनेसिस की जो क्रिया होती है, ये दो पार्ट में बटा होता है। कौन कौन? तो एक सबसे पहला जो पार्ट आता है उसको हम लोग करते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, और दूसरा जो आता है उसको कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो देखिए, पहला है बाबू फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, मतलब हुआ स्पर्मेटिड का बनना। तो स्पर्मेटिड बनेगा कैसे? तो देखिए, एक पार्ट यहां से लेकर के यहां तक का आता है, और तब इसके बाद इस स्पर्मेटिड में डिफरेंशिएशन की क्रिया होती है, जिसके द्वारा इस तरह का स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बनता है। इस क्रिया को हम लोग कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो देखिए, स्पर्मेटिड का निर्माण कैसे होगा। तो पिछले क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस की जो क्रिया होती है वह टेस्टिस के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में होता है। टेस्टिस क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या है, ये पहले आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस की जो क्रिया होती है वो टेस्टिस के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में होता है, और यह क्रिया सबसे पहले 3 फेज में बटा होता है बाबू, जिसमें पहला फेज आता है, इसको कहते हैं फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसमें क्या होगा? तो देखिए, जर्मिनल इपिथीलियम के डिप्लॉइड स्पर्म मदर सेल या जर्म सेल में माइटोसिस डिवीजन की क्रिया होती है, समसूत्री विभाजन होता है, जिससे काफी संख्या में स्पर्मेटोगोनिया बनता है। मतलब इसमें जितना बार माइटोसिस डिवीजन होगा उतना ही ज्यादा स्पर्मेटोगोनिया बनता जाएगा। अब आप लोग यहां पे देख रहे हैं, यहां लिखे हैं माइटोसिस डिवीजन, यहां लिखे हैं मियोसिस डिवीजन। ठीक है, तो आप लोग को सिंपल वे में आप लोग पहले भी पढ़े हैं कि अगर माइटोसिस डिवीजन होता है तो माइटोसिस डिवीजन से, है ना, एक सेल द्वारा 2 सेल का निर्माण होता है, और प्रत्येक सेल में क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो मदर सेल के समान होता है। बस एक पॉइंट याद रखिएगा, माइटोसिस डिवीजन में एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल का निर्माण होता है, और प्रत्येक डॉटर सेल में क्रोमोसोम की संख्या मदर सेल के समान होता है। लेकिन अगर मियोसिस डिवीजन की बात करें तो मियोसिस डिवीजन 2 फेज में बटा होता है ना, और मियोसिस डिवीजन में हमेशा एक सेल से 4 सेल का निर्माण होगा, टोटल 4 सेल बनेगा, और प्रत्येक सेल में क्रोमोसोम की संख्या इस मदर सेल का हाफ होता है बाबू, आधा होता है ना। तो बस 2 पॉइंट आप याद रखो कि माइटोसिस डिवीजन में 1 से 2 बनेगा, लेकिन मियोसिस में 1 से 4 बनेगा। मियोसिस डिवीजन जब होगा तो जो डॉटर सेल बनेगा वो हैप्लॉइड कंडीशन में होगा, लेकिन माइटोसिस जो होगा वो डिप्लॉइड में रहेगा। अब देखिए, तो अभी आपको हम क्या बताएं फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में, कि जर्मिनल इपिथीलियम के डिप्लॉइड स्पर्म मदर सेल या जर्म सेल में माइटोसिस डिवीजन की क्रिया होती है, जिससे काफी संख्या में स्पर्मेटोगोनिया बनता है। मतलब इस जर्म सेल से स्पर्मेटोगोनिया का बनना आएगा किसके अंतर्गत?
तो फेज ऑफ मल्टीप्लीकेशन के अंतर्गत। उसी तरह से हम दूसरे फेज की बात करें तो दूसरा में आता है फेज ऑफ ग्रोथ, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, तो प्रत्येक स्पर्मेटोगोनिया जो होता है यह न्यूट्रिटिव मटेरियल को प्राप्त करता है, पोषक पदार्थों को प्राप्त करेगा। इससे इसके साइटोप्लाज्म की मात्रा में वृद्धि होती है और यह प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में परिवर्तित होता है, ठीक ना। मतलब स्पर्मेटोगोनिया जो होता है यह प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बदलेगा किस फेज में, द फेज ऑफ ग्रोथ है, ठीक है। अब अभी आपको हम बताएं कि यह न्यूट्रिटिव मटेरियल को प्राप्त करता है, पोषक पदार्थों को यह प्राप्त करता है। तो आखिर इसको पोषक पदार्थ मिलेगा कहां, तो भाई जर्मिनल इपिथेलियम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के जर्मिनल इपिथेलियम में बताए थे बाबू दो तरह का सेल होता है। इसमें एक सेल को कहते हैं जर्म सेल जो ये है, और दूसरा इसी में सेल होता है बाबू सर्टोली या नर्स सेल, जिसका काम क्या है कि यह डेवलप होते हुए स्पर्म को न्यूट्रिशन अर्थात पोषण प्रदान करने का काम करता है। मतलब अगर आपसे हम ये पूछें कि आप बताइए, है ना, मींस सर्टोली या नर्स सेल का फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्टोली और नर्स सेल, तो आप लोग क्या कहें, है ना, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग स्पर्म, मतलब ये विकसित होते हुए स्पर्म को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। अब आगे देखिएगा, हम तीसरे फेज की बात करते हैं। तो तीसरा फेज में आता है बाबू फेज ऑफ मैचुरेशन। इसको आप ध्यान से समझेंगे, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है बाबू। तो देखिए, सबसे पहली बात की जो फेज ऑफ मैचुरेशन की जो क्रिया होती है वह मियोसिस डिवीजन के द्वारा होता है। कैसे होगा, तो सबसे पहले क्या होता है कि यह प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन की क्रिया होती है, जिससे दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है। अब प्रत्येक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में पुनः सेकेंड मियोटिक डिवीजन की क्रिया होती है, जिससे दो स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। मतलब एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कुल, है ना, कितना, दो स्पर्मेटिड बनेगा बाबू, है ना। इसका मतलब अगर यहां से हम चले और आपसे ये पूछा जाए कि बताइए एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कुल कितने स्पर्मेटिड का निर्माण होता है, तो हम लोग कहेंगे क्या, तो कुल 4 स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। अब इसी स्पर्मेटिड में डिफरेंशिएशन की क्रिया होगी, है ना, जिसके द्वारा इस तरह के स्पर्मेटोजोआ का निर्माण होता है। इसी क्रिया को हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस कहेंगे। मतलब स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में बनना, ये क्रिया जो होगा, है ना, ये स्पर्मियोजेनेसिस कहलाएगा। अब यहां पर थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो आप समझिएगा। जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि 200 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के द्वारा, अब यहां पे आइएगा, 200 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के द्वारा कुल कितने स्पर्मेटिड का निर्माण होगा, है ना। तो एक से बन रहा है 2, तो 200 से 400 बनेगा। आंसर हो जाएगा कितना, 400। या अगर आपको तीसरा क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि मींस 100 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को बनने के लिए कुल कितने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की आवश्यकता होगी, है ना। अब इसका नंबर दिया हुआ है 100 और इसका नंबर पूछता है, तो एगो से 2 बन रहा है, यहाँ 100 दिया हुआ है तो इसका आधा होगा, मतलब इसका जवाब कितना होगा, 50 हो जाएगा। देखिए, इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है बाबू। तो अब तक जो बताए ये आपका पहला प्रोसेस बताए, आपका पहला प्रोसेस बताए, है ना, कि स्पर्मेटिड का निर्माण होगा कैसे। अब दूसरा प्रोसेस में आपको हम बताने जा रहे हैं बाबू
कि स्पर्मियोजेनेसिस है क्या, या फिर स्पर्मियोजेनेसिस कहेंगे किसको, स्पर्मियोजेनेसिस का डिफिनेशन क्या होगा, ये वाला। तो समझिए, देखिए अभी जो स्पर्मेटिड बना ये नन मोटाइल है, मतलब इसमें किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं है, तो नन मोटाइल। गोल है तो हम लोग राउंडेड कहेंगे। ये हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड बोलेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि नन मोटाइल राउंडेड एवं हैप्लॉइड स्पर्मेटिड का फंक्शनल मतलब क्रियाशील एवं मोटाइल मतलब गतिशील, है ना। तो फंक्शनल एवं मोटाइल स्पर्मेटोजोआ में परिवर्तित होने की क्रिया स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। फिर से देखिए, आप इस वे में बोलिएगा, नन मोटाइल राउंडेड एवं हैप्लॉइड स्पर्मेटिड का फंक्शनल एवं मोटाइल स्पर्मेटोजोआ में परिवर्तित होने की क्रिया को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। चलिए इसको सिंपल और छोटा करते हैं। दूसरा डिफिनेशन देखिए, आप इतना ही बोल सकते हैं कि स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में परिवर्तित होने की क्रिया को स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। तो देखिए, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ के बनने में कौन कौन सा परिवर्तन होता है, पहले इसको जानें। तो सबसे पहला परिवर्तन क्या होगा, तो इसका न्यूक्लियस जो होता है बाबू, है ना, इसका जो न्यूक्लियस केंद्रक जो होगा यह कंडेंस्ड, नैरो और साथ ही में एंटेरियरली इलोंगेटेड होगा। एक मैच्योर स्पर्मेटोजोआ जो होता है ये मेनली 4 पार्ट में बढ़ जाता है। कौन कौन, तब पहला हेड, दूसरा नेक, तीसरा बॉडी और चौथा टेल। ठीक, अब देखिए ये हेड जो होता है ये बड़ा और गोल होगा। इसके मध्य भाग में एक न्यूक्लियस मौजूद होता है। हेड के ऊपर एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर, है ना, एक नुकीला संरचना पाया जाता है जिसे हम लोग एक्रोसोम कहते हैं। और याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि स्पर्म में हेड के ऊपर पाए जाने वाले एक्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो इसका जवाब होगा बाबू गोल्जी बॉडी के द्वारा, है ना, जो आपको 11th में पढ़ना था साइटोलॉजी में, वहां भी बताए हैं और यहां भी। और ये क्वेश्चन कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है ना, याद रखिएगा। स्पर्म में हेड के ऊपर पाए जाने वाले एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। अब देखिए, इस हेड के पीछे का भाग नेक कहलाता है। इस भाग में सेंट्रियोल मौजूद रहता है। ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, है ना, इसको कहा जाता है बाबू सेंट्रियोल, है ना। तो इस भाग में सेंट्रियोल मौजूद होगा। देखिए, इस सेंट्रियोल से एक्सोनिम या एक्सियल फिलामेंट बाहर निकलता है जो पीछे की ओर टेल तक जाता है। नेक के पीछे का भाग बॉडी कहलाता है। ये बॉडी मीन्स बड़ा और बेलनाकार होता है। इस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद रहता है जो एक्सियल फिलामेंट के चारों ओर स्पाइरल फॉर्म में रहता है। आपसे पूछा जाए कि स्पर्म में एक्सियल फिलामेंट के चारों ओर मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया किस रूप में होता है, तो स्पाइरल फॉर्म में होता है, स्पाइरल रूप में पाया जाता है। और यह स्पर्म को एनर्जी अर्थात ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। बॉडी के पीछे का जो भाग होता है ये टेल कहलाता है। ये काफी लंबा और पतला होता है। इसकी सहायता से स्पर्म तैरने का, सेमिनल फ्लूइड में तैरने का काम करता है। जब इतना सारा परिवर्तन हो जाएगा, इतना सारा चेंजिंग होगा, इसका मतलब
एक मैच्योर्ड स्पर्मेटोजुआ या स्पर्म का निर्माण हुआ। और जब स्पर्मेटोजुआ या स्पर्म पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है तो यह सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलता है, क्योंकि यह सभी क्रिया कहाँ हो रही थी? टेस्टिस के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में हो रहा था, जिसको आप हिंदी में शुक्र जनन नलिकाएं भी बोलते हैं। वहीं पर यह क्रिया हो रहा था। तो जब ये स्पर्मेटोजुआ पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है तो मैच्योर होने के बाद यह सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन से बाहर निकलता है। तो इसके बाहर निकलने की क्रिया को हम लोग स्पर्मिएशन के नाम से जानते हैं। स्पर्मिएशन कहते हैं, है ना। मतलब अगर आपको डिफिनेशन आ जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन से आप क्या समझते हैं, तो हम इतना ही कहेंगे कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्मेटोजुआ के बाहर निकलने की क्रिया को स्पर्मिएशन कहा जाता है। द रिलीजिंग ऑफ sperm or spermatozoa from the lumen of seminiferous tubule is called spermiation। यहां तक समझने में हम विश्वास करते हैं कि आप लोगों को शायद कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना। इस गैमेटोजेनेसिस का एक पार्ट स्पर्मेटोजेनेसिस जो टॉपिक्स है ना, ये पूरा समाप्त होता है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा, कुछ लगता है कंफ्यूजन हो, तो कमेंट में आप लोग बताएंगे, ठीक ना। और मींस इसका नेक्स्ट वीडियो, है ना, अगले फिर आपको oogenesis का जो चैप्टर है आगे फिर अपलोड करेंगे। किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप बताइए। और इसका फुल्ली नोट्स, मैं तो केवल इस वीडियो में आपको मैं समझाया हूँ, इसका नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप मेरे कांटेक्ट नंबर या व्हाट्सएप नंबर जो कहिए, है ना, उस पर अपना फुल एड्रेस, हमारे यहाँ का बैच टाइम और अपना रोल नंबर ये पूरा लिख करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। पीडीएफ के द्वारा आपका इसका पूरा नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक ना। आगे इस वीडियो को अपलोड या देखने के लिए जो हमारा यूट्यूब का चैनल है उसको हमेशा सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि आगे जो वीडियो आपको अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है।